नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में टाटा म्यूचुअल फंड के एक नए एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है टाटा बिजनेस साइकिल फंड। दोस्तों, इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली बिजनेस साइकिल चलती रहती है। रिकवरी के बाद एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद स्लो डाउन, स्लो डाउन के बाद रिसेशन और रिसेशन के बाद रिकवरी। और हर एक बिजनेस साइकिल के अंदर किसी ना किसी प्रकार की थीम ग्रो करती है और किसी ना किसी प्रकार की थीम में स्लो डाउन आता है। और सही समय पे सही थीम में निवेश किया जाए तो आपको एक बड़ा अल्फा भी मिल सकता है मार्केट से। और इसी पे आधारित टाटा ये नया एनएफओ लेके आ रहा है जिसका नाम है टाटा बिजनेस साइकिल फंड। 16 जुलाई से ये एनएफओ ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एनएफओ के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजनेस साइकिल क्या होती है, उस पर कौन से फैक्टर काम करते हैं, कौन सी बिजनेस साइकिल में कौन सी थीम में ग्रोथ आ सकती है, और इसके साथ साथ हमारे करंट इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के बारे में भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में इस एनएफओ के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नए निवेश के लिए, लंबे अवधि के लिए निवेश के लिए एक बेहतरीन फंड है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिजनेस साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। इसको मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बिजनेस साइकिल अगर आप देखें, पहले रिसेशन, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद एक्सपेंशन और उसके बाद स्लो डाउन। हर एक इकोनॉमी में किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई साइकिल चलती रहती है। और अगर आप देखें, अब ग्लोबली सारी की सारी इकोनॉमी लिंक हो चुकी है, तो अगर किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो उसका इंपैक्ट दूसरी इकोनॉमी पे भी आता है। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी के कारण अब ये बिजनेस साइकिल भी बहुत ही कम होती जा रही है। इसका जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले अगर आप देखें, बिजनेस साइकिल 5-5, 10-10 साल चलती थी, अब 1-2 साल का ही साइकिल का टाइम फ्रेम रहता है। और अगर सही समय पे सही साइकिल में निवेश किया जाए, सही सेक्टर में निवेश किया जाए जो आगे जाके ग्रो कर सके, तो वहां पे आपको बड़ा अल्फा मिल सकता है मार्केट से। और उसी पे आधारित है टाटा का ये नया एनएफओ। तो बिजनेस साइकिल के फैक्टर क्या होते हैं अलग अलग फेज में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रिसेशन अगर आप देखें, रिसेशन क्या होता है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो जाती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि नए प्लांट नहीं लगेंगे, नए फैक्ट्रीज नहीं लगेगी तो क्रेडिट ग्रोथ भी नहीं आएगी, तो क्रेडिट में भी स्लो डाउन होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी कम होते हैं कंपनियों के, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड भी नहीं करते हैं रिसेशन में। उसके बाद अगर आप देखें, रिसेशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप देखें, सेंट्रल बैंक्स आते हैं। रिसेंटली हमने देखा है पिछले साल जो कोविड का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आया, इसलिए सारी की सारी इकोनॉमी रिसेशन में ना जाए, उसीलिए सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया और पॉलिसी में ईजिंग किया, इंटरेस्ट रेट कम किए सेंट्रल बैंक्स ने। और जब सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो वहाँ पे आपको कम कॉस्ट में पैसे मिलते हैं। और उसी के कारण अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो फिर से अपना निवेश करना स्टार्ट करते हैं, लोन्स के रेट कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे अगर आप देखें तो फिर कंज्यूमर भी स्पेंडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रो करता है। और रिसेशन से फिर इकोनॉमी रिकवरी के फेज में आती है। रिकवरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है, और उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वैसे ही अगर आप देखिए कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ती है। और वहाँ से रिकवरी से आपका फेज आता है एक्सपांशन का। जैसे ही कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो धीरे धीरे ग्रोथ भी वापस आएगी, कंपनियों के प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, और उसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद फिर से सेंट्रल बैंक आएंगे और वो अगर आप देखिए रेट को इंक्रीज करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। और वहाँ से एक्सपांशन के बाद फिर से स्लो डाउन का फेज आता है। और दोस्तों, ये हर एक साइकिल में अलग अलग प्रकार की थीम चलती है। सही समय पे सही थीम में निवेश करेंगे तो एक बेहतरीन अल्फा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप देखिए थीम को कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के बिजनेस साइकिल होती है, कौन से साइकिल में करंटली इकोनॉमी है, उसको आप कैसे जान सकते हैं। तो आपको देखना है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कंज्यूमर कैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो लग्जरी पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर लग्जरी पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपका साइकिल एक्सपांशन फेज में चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, तो वो भी एक इंपैक्ट कर सकता है। ये सारे मैक्रो कंडीशन है जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि करंटली इकोनॉमी कौन से साइकिल से गुजर रही है और आगे जाके कौन से साइकिल में इकोनॉमी जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे मैक्रो फैक्टर है। उसके बाद आता है बिजनेस कंडीशन। बिजनेस क्या एक्सपांशन कर रहे हैं या कॉस्ट कट कर रहे हैं। क्या अगर आप देखें कैपेसिटी, जो फैक्ट्रियां हैं वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। अगर फुल कैपेसिटी फैक्ट्रियां चलती है तो वो फिर कैपेसिटी एक्सपांशन करते हैं। अगर कैपेसिटी पे ही नहीं चल रहे हैं वो अपने फुल कैपेसिटी पे, तो वो अपना नया निवेश नहीं करेंगे। क्रेडिट ग्रोथ कैसी है,
अगर किसी कंपनी को नया निवेश नहीं करना है तो वो नई लोन भी नहीं लेंगे। उसके बाद अगर आपको देखना है कि अर्निंग कैसी आ रही है कंपनियों की, वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट कैसे हैं। अच्छे बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपांशन फेज में इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेते हैं और वो नए नए एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा पैसे देते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कैसी कंपनियां परफॉर्म कर रही है, लार्ज कंपनियां परफॉर्म करेगी, स्मॉल कंपनियां परफॉर्म करेगी, ये भी बिजनेस साइकिल के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट कैसा है, वो ग्रीडी है या फियरफुल है। रिसेशन फेज में इन्वेस्टर फियरफुल होते हैं, वो इक्विटी मार्केट में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ऐसे समय पे स्टेबल कंपनी में ज़्यादा निवेश होता है। उसके बाद इन्वेस्टर क्या सीख कर रहे हैं, ग्रोथ या वैल्यू। दोस्तों एक्सपांशन फेज में वैल्यू ओरिएंटेड थीम चलती है और अगर आप देखें रिसेशन फेज में ग्रोथ ओरिएंटेड थीम चल सकती है। तो अगर आप देखें ये सारे फैक्टर भी ध्यान में रख के एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है बिजनेस साइकिल के आधार पे और इसके हिसाब से ही टाटा का ये एनएफओ काम करेगा। अब चर्चा करते हैं लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। दोस्तों पिछले सालों के अंदर बिजनेस साइकिल की लेंथ भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले बिजनेस साइकिल 5 या 10 साल भी चलती थी और अब बिजनेस साइकिल 1-2 साल में ही खत्म हो जाती है। रिसेशन से क्विकली आप रिकवरी में आ जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनकी पॉलिसी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाती है। कोरोना के कारण यूएस सेंट्रल बैंक ने बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में डाली और इसी के कारण यूएस की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई और फिर से रिकवरी फेज में ग्लोबल इकोनॉमी आ रही है। इसके बाद फेशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी होते हैं, टैक्सेशन के रेट होते हैं, वो भी एक बड़ा इंपैक्ट आपके लेंथ ऑफ फेज में डालते हैं। डोमेस्टिक इवेंट भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट आपके लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल में डालते हैं और ग्लोबल इवेंट भी आपके कंडीशन पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर है जो लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कितने क्विकली सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट अपना रिएक्शन डालते हैं किसी भी साइकिल पे, वो आपके लेंथ ऑफ साइकिल को डिसाइड करेगा। बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। दोस्तों रिकवरी एंड एक्सपांशन, ये 2 फेज में आप जनरली सिक्लिकल सेक्टर में निवेश करके बड़ा अल्फा बना सकते हैं। जब रिकवरी होती है तो जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं, जो इकोनॉमी लिंक सेक्टर होते हैं, जो इकोनॉमी से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इन सेक्टर को फायदा होगा। तो ये सेक्टर इस सेगमेंट में अगर आप देखें रिकवरी एंड एक्सपांशन फेज में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। उसमें अगर आप देखें तो स्मॉल कंपनियां, यहाँ पे भी स्मॉल एंड इमर्जिंग कंपनियां ऐसे सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ दिखाती है। और जब स्लो डाउन एंड रिसेशन आता है तो डिफेंसिव सेक्टर अगर आप देखें फार्मा, एफएमसीजी, यूटिलिटी, ये सारे डिफेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ रहती है। जनरली रिसेशन में भी आपके जो बेसिक स्पेंडिंग होती है वो कम नहीं होती है, इसीलिए डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मा है जो एक नेसेसरी है। उसके बाद अगर आप देखिए यूटिलिटी, इसको भी कंटिन्यूसली कंजम्पशन होता ही रहता है। एफएमसीजी का भी कंजम्पशन जनरली रिसेशन में भी बहुत कम नहीं होता है। तो रिसेशन एंड स्लो डाउन फेज में डिफेंसिव सेक्टर में निवेश करके एक स्टेबल रिटर्न बनाया जा सकता है। तो बिजनेस साइकिल में अगर आप देखें रिकवरी एंड एक्सपांशन में सिक्लिकल और स्लो डाउन एंड रिसेशन में डिफेंसिव लार्ज कैप कंपनियां बेहतरीन निवेश का अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। सिक्लिकल एंड डिफेंसिव, इसमें भी अगर आप देखें कई सारे सेगमेंट हैं। दोस्तों सिक्लिकल शेयर क्या होते हैं, तो बैंकिंग जो अलग अलग बड़े कॉर्पोरेट को अपना लोन्स देती है, तो वहाँ पे अगर ग्रोथ आएगा तो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। ऑटो सेक्टर भी अगर आप देखें बहुत ही ज़्यादा लिंक होता है इकोनॉमी से, इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक्सपांशन होगा तो कमर्शियल व्हीकल का, प्राइवेट व्हीकल का भी ग्रोथ बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें इकोनॉमी बढ़ेगी तो लग्जरी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, तो वहाँ पे होटल सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे नीश एरिया भी हैं जहाँ पे सिक्लिकल सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है एक्सपांशन फेज के अंदर, और वहाँ पे इन सारी थीम में निवेश करना जरूरी है लंबे अल्फा बनाने के लिए। डिफेंसिव सेक्टर क्या है, तो वो आपके फार्मा, जैसे कि बताया, वो आपका डिफेंसिव सेक्टर होता है। यूटिलिटी कंपनियां डिफेंसिव होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो एफएमसीजी कंपनियां भी डिफेंसिव स्टॉक माने जाते हैं और आपके स्लो डाउन में यहाँ पे फंड अपना निवेश कर सकता है। तो डिफरेंट फेज में कहाँ कहाँ निवेश किया जा सकता है, तो जब रिसेशन आता है तो जैसे कि मैं बताया लार्ज कैप कंपनियां ज़्यादातर प्रिफर की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है लंबे अवधि के ग्रोथ की, और वहाँ पे एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटी कंपनियां एक बेहतरीन निवेश का विकल्प बन सकती है। रिकवरी फेज में धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ पे ऑटो सेक्टर, फिर मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आईटी सेक्टर में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। उसके बाद एक्सपांशन में स्मॉल कैप कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां, इसके बाद लग्जरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनियां जैसे कि व्हाइट गुड कंपनियां,
उसके बाद कैपिटल गुड एंड इंडस्ट्रियल कंपनियां, वहां पे एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है। और उसके बाद आता है स्लो डाउन में फिर से यूटिलिटी, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी कंपनी में निवेश किया जा सकता है। तो हर एक बिजनेस साइकिल में एक सेगमेंट है जहां पे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है और एक सेगमेंट है जहां पे स्लो डाउन आ सकता है। और बिजनेस साइकिल फंड के माध्यम से आप हर एक सेगमेंट का फायदा ले सकते हैं। सही समय पे सही फंड में, सही सेक्टर में निवेश करेंगे फंड, तो आपको हर एक साइकिल में एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और आपका डाउन साइड भी हर एक साइकिल में प्रोटेक्टेड रहेगा। सेक्टर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 2008 से 2009 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन था। वहां पर अगर आप देखें तो रियलिटी सेक्टर जो अगर आप देखें वहां पे तकरीबन -45 रिटर्न बना था। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको लग्जरी गुड भी माना जाता है, वहां पे भी माइनस रिटर्न बना था। इंडस्ट्रियल गुड जो इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर था वो भी अगर आप देखें माइनस में गया था। और अगर आप देखें जब रिसेशन था, फार्मा सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया तकरीबन 9+ का, आईटी सेक्टर ने 10+ का रिटर्न दिया और ऑटो सेक्टर ने तकरीबन 14+ का रिटर्न दिया। उसके बाद रिकवरी आई 2010 से 2012 के बीच में, उसमें एफएमसीजी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, फार्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, ऑटो ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद 2013 से 2017 के बीच में अगर आप देखें तो एक्सपांसन हुआ था, जहां पे अगर आप देखें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो लग्जरी गुड होते हैं वहां पे बड़ी ग्रोथ आई, ऑटो में भी ग्रोथ बनी रही और फाइनेंशियल सेक्टर में भी बड़ी ग्रोथ आई क्योंकि बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहे थे। और एक्सपांसन में धीरे धीरे रियलिटी और मेटल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ रहा। उसके बाद अगर आप देखिए फिर से स्लो डाउन आया 2018-2019 में और फिर से इकोनॉमी रिकवरी में जा ही रही थी कि फिर से कोविड का क्राइसिस आ गया। तो अगर आप देखें 2018 से 2019 में जब स्लो डाउन स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ रही, आईटी और एफएमसीजी दोनों डिफेंसिव है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ग्रोथ रही, जिसके सामने ऑटो ने, मेटल ने, इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी लिंक सेक्टर है उन्होंने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। और हम देख रहे हैं 2020-21 में डबल डिप हुआ है, मार्केट में बड़ा करेक्शन भी आया और फिर से बड़ी रिकवरी भी हुई। और हमने देखा है पिछले साल ही मेटल सेक्टर जो इकोनॉमी लिंक सेक्टर है वो रिकवरी फेज में एक आए और वहाँ पे 50% का रिटर्न बना है मेटल सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष में। फार्मा ने भी बड़ी ग्रोथ दिखाई है क्योंकि उसका वो तो कोविड लिंक था और आईटी सेक्टर ने भी बड़ा रिटर्न बना कर दिया है पिछले साल। और अगर आप देखें अभी भी एफएमसीजी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और रियलिटी में बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। तो यहाँ से अगर आप देखें जैसे ही हम रिकवरी से एक्सपांसन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से पॉसिबल है कि ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड कंपनियाँ, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनियाँ, ये कंपनियाँ फिर से ग्रोथ दिखा सकती है। करंटली अगर आप देखें इंडियन इकोनॉमी कैसे स्टेज में गई है और वहाँ पे कैसे प्रदर्शन रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 2008 से 2009 के बीच में अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कटा है क्योंकि रिसेशन आया था। रिसेशन में आपको इंटरेस्ट रेट कम करने से पड़ते हैं ताकि इकोनॉमी में अगर आप देखें ग्रोथ बनी रहे। उसके बाद अगर आप देखें रिसेशन से फिर से रिकवरी आई तो वहाँ पे इंटरेस्ट धीरे धीरे फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। और अगर आप देखें तो 2010-12 में इन्फ्लेशन तकरीबन 11% के आसपास का चला गया था। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर से आपको रेट को बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखें 2013 से 2017 में फिर से रेट को घटाया गया ताकि एक्सपांसन हो सके। और वहाँ पे अगर आप देखें 2013 से 2017 में कंपनियों के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन 75 तक गए थे। तो वहाँ पे अगर आप देखें ग्रोथ हो रही तो कंपनी का जो कैपेसिटी था वो भी बढ़ रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें फिर से स्लो डाउन आया तो फिर से इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने कम किए। इन्फ्लेशन भी 4% के आसपास स्टेबल रहा है। और अगर आप देखें कंपनियों के कैपेसिटी करंटली अगर आप देखें 2018 से 19 के बीच में 69% के लेवल पे चल रही थी। और वहाँ पे अगर आप देखें जीडीपी भी तकरीबन 3.5% के आसपास से ग्रो कर रही थी। और कोविड के कारण एक बहुत बड़ा शॉक लगा इकोनॉमी को, इसलिए इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन करंटली एक अपर लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आगे कैसे बिहेव करेगा वो आने वाले समय का बिजनेस साइकिल डिसाइड कर सकता है। करंटली अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 66% पे अगर आप देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो अगर यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, 75 के ऊपर जाता है, तो नई कंपनियां जो हैं वो अपना नया एक्सपेंशन कर सकती है। अगर आपकी कैपेसिटी 75 या 80 के पास जाती है तब कंपनी अपना एक्सपेंशन का फेज में जाती है, तब तक नहीं जाएगी। तो यहाँ से अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो नए फैक्ट्री भी आ सकते हैं भारत के अंदर। उसके बाद अगर आपके जीडीपी ग्रोथ करंटली एक लोअर लेवल पे है तो यहाँ से जीडीपी ग्रोथ में रिकवरी आ सकती है। अगर जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर, ये सेक्टर है जो आने वाले साइकिल के लिए एक अच्छा निवेश का आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसे ये फंड काम करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो रहेगा और मार्केट के साइकिल के हिसाब से पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियां सिलेक्ट की जाएगी। बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ये दोनों के दोनों अप्रोच को ध्यान में रख के इसको सिलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि बिजनेस साइकिल है तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच ज़्यादा रहेगी। पहले एक सेक्टर डिसाइड किया जाएगा कौन से साइकिल में इकोनॉमी है, उस साइकिल के अंदर कौन सा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, और उसके बाद उस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनियां हैं जो और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो पोजीशन रहेगा। अलग अलग प्रकार की कंपनियां हो सकती है, स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकता है, लार्ज कैप में भी निवेश कर सकता है, और अगर आप देखें तो मिड कैप में भी फंड अपना निवेश कर सकता है। तो किसी भी सेगमेंट में फंड अपना निवेश कर सकता है। और अगर आप देखें साइकिल के हिसाब से पोर्टफोलियो को चर्न भी कंटिन्यूसली किया जाएगा। एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो रहेगा टाटा बिजनेस साइकिल फंड का। और दोस्तों अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो एक बेहतरीन फंड है, मल्टी कैप पोर्टफोलियो रहेगा। तो आपको हर एक सेगमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा और साइकिल के हिसाब से आपको हर एक सेक्टर का भी बेनिफिट इस फंड के माध्यम से मिल सकता है। अभी क्यों निवेश करना है इस फंड में उसके बारे में चर्चा करें। तो जैसे कि हमने बताया साइकिल अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, साइकिल का जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्विकली एक साइकिल से दूसरे साइकिल में आपको मूव करना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चर्न करना पड़ता है, और वो इंडिविजुअल लेवल पे करना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे फंड मैनेजर जो कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, एक पूरी की पूरी टीम काम करेगी जो ग्लोबल और लोकल सारे के सारे इवेंट पे, सारे के सारे मैक्रो एंड बिजनेस इवेंट पे ध्यान में रख के कौन से साइकिल में आगे जाके इकोनॉमी जा सकती है उसको डिसाइड करके आपके पोर्टफोलियो को पहले से ही पोजीशन कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें आपको एक अच्छा खासा पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिलता है, और वहाँ पे इस फंड के माध्यम से आप मल्टी कैप पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। और करंटली अगर आप देखें मार्केट में कई सारे ऐसे चैलेंजेस पे हैं जो फ्यूचर में मार्केट को इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से फंड अपना पोर्टफोलियो भी एडप्ट करेगा और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से फंड आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करेगा। तो वैल्यूएशन भी करंटली अगर आप देखें थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके हिसाब से करंटली मार्केट में निवेश करना आपको ज़रूरी है। तो वहाँ पे करंटली अगर आप देखें ये फंड एक डिफेंसिव रहेगा और आगे जाके फंड अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा। और क्योंकि एक एनएफओ है तो यहाँ पे आपके सारे के सारे पैसे एक साथ नहीं लगने वाले हैं, धीरे धीरे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तो अगर आपको लमसम भी करना है करंट मार्केट में तो आप एनएफओ के माध्यम से लमसम करेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में जाएगा और वहाँ पे फिर आपको पूरे के पूरे मार्केट के आने वाले समय के साइकिल बेनिफिट भी मिल सकता है। तो टाटा बिजनेस साइकिल फंड 16 जुलाई से 30 जुलाई तक ये एनएफओ ओपन रहेगा। फंड मैनेजर है राहुल सिंह जो इक्विटी को मैनेज करेंगे। उसके बाद अगर आपके डेट और ओवरसीज में भी ये फंड अपना निवेश कर सकता है और उसके लिए भी अलग अलग फंड मैनेजर है। मिनिमम एप्लीकेशन आपका अमाउंट है 5,000 रुपये का, और अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आप 12% तक रिडीम कर सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड पे। 12% से ज़्यादा अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहेगा। क्योंकि बिजनेस साइकिल का फंड है तो आइडियली आपको लंबी अवधि के लिए ही इसमें निवेश करना है। आपका टाइम फ्रेम 5 साल या उससे अधिक टाइम फ्रेम का होना चाहिए, तो ही आपको इस फंड में निवेश करना है। SIP कर सकते हैं, STP कर सकते हैं, या लमसम भी आप इस फंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। एक बेहतरीन फंड है टाटा बिजनेस साइकिल फंड। तो अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।